हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज मैं विज्ञान का मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ। आप सब लोग देखिएगा और इससे क्वेश्चन भी आपके फंसेंगे। ठीक है। लिखा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ना। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। फिर नीचे लिखा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है। फिर आगे देखते हैं आपको क्या लिखा गया है। फिर लिखा गया कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपकी होगी 10 सेंटीमीटर। आंसर सही लगा हुआ है। फिर अगला नंबर दे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो ये क्वेश्चन गलत है। इसमें फोकस दूरी दी गई है और फोकस दूरी ही पूछ रहा है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि F बराबर होता है R/2। क्या होता है? F बराबर होता है R/2 के। तो अगर आपको फोकस दूरी दी जाए तो क्या होगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। फोकस दूरी का आधा R बराबर हो जाएगा क्या? 2F, है ना। तो ये फोकस, अगर फोकस दे तो फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, फोकस दूरी दे तो आपको फोकस ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में दोनों मिस्टेक है कहीं। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है, कहा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर दे दी है, इसकी क्षमता क्या होगी ये चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ तुमने पावर लेंस की क्षमता पढ़ा होगा, P बराबर 100/F सेंटीमीटर में, या 1/F आपका मीटर में होता है ना। तो जब इसको 100/F करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपको देखो फोकस दूरी दे दिया है, F दे दिया है, तो 100/100 होगा, तो अर्थात 100/100 में से कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? 1 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ 10 डायोप्टर लिखा था, ये आपका गलत हो गया, आपका यहाँ आएगा 1 डायोप्टर। अगला लिखा कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो इसके लेंस इसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है भाइयों? इसमें प्रयुक्त होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि में निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? आपका आता है उत्तल लेंस। फिर लिखा कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके दोनों नियम लिखिए। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ना। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी में पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना, चिकनी में पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ नहीं है, ये चित्र बना देना और इसमें आपको नियम लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होती हैं, एक ही बिंदु पर होती हैं। और दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण और कमान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम ये रहा श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रकार प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध पर अधिकतम होता है। ठीक है, R1 R2 R3 ये आप बना लेना प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिख देना, बस इतना आपको कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है आपको इसमें कि ग्रह चमकते हुए दिखाई देते हैं लेकिन तारे नहीं, क्यों? तो इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर ये रहा। देखो, यद्यपि तारे रात में टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। ठीक है, वही चीज़ है। इसका कारण यह है कि तारे अधिक दूर होते हैं और अधिक छोटे प्रतीत होते हैं, अर्थात तारे प्रकाश के बिंदु स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील वायुमंडलीय बिंदु आकृतिक तारे से आने वाले प्रकाश में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत निकट है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जाए तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसतम मान शून्य होगा। इसी कारण से ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। ठीक है, आपको इतने से जो है अपना समझ के लिख देना। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका सवाल दिया है, यदि 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ग्राफ द्वारा समझाइए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये रहा सवाल।
10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये आपका बना हुआ है, इसी तरह आपको सेम कर देना है, ठीक है। श्रेणी क्रम में ले लेना है और आपको तीनों प्रतिरोध को रख देना है और ऐड कर लेना, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निकट देश दोष किसे कहते हैं, इसको समझाते हुए इसके निवारण को स्पष्ट कीजिए जाता इसके निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, ठीक है। देखते हैं इसको भी। ये देखिए नेत्र निकट देश दोष, सिर्फ इतना लिखना है कि निकट देश दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष नेत्र को दूरबीन, इसको ना लिखना, ठीक है। यहाँ पर फिर इतना एक लाइन निवारण लिख लेना, 2, और फिर इसके बाद यहाँ पर इतना चीज़ ये लिख लेना, बस हो गया। इतना करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ वीडियो, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। आपको कह दिया है कि परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। पहले बात ये देखना, देखो यहाँ 2 ओम, यहाँ पर देखो 2 ओम रखा हुआ है, यहाँ पर 2 ओम रखी है। ये चीज़ आपके कहीं में रखी हुई है समांतर क्रम में, आप देख सकते हैं दोनों चीज़ कहीं में रखे हैं, आपके समांतर क्रम में रखी हुई है यहाँ पर। तो समांतर क्रम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है कि 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस का 1/r2। ये चीज़ आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो वो हो जाएगा 2/2 इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका R मतलब प्रतिरोध कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर इधर आप करोगे तो ये बन जाएगा श्रेणी क्रम, तो 1 मतलब ये कैपिटल R, ये वाला R आपके आ जाएंगे। टोटल प्रतिरोध आएगा कितना, 5 ओम का। जब 5 ओम प्रतिरोध आ जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अर्थात V बराबर आपको दिया है 10, R बराबर आया आपका 5। तुमने I बराबर पढ़ा होगा क्या, I बराबर होता है V/R, ठीक है। V आपका है 10, R आपका कितना दिया गया है 5, तो 5 दूनी 10, अर्थात I आपका कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। इससे कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नो। देखिए अगला खंड है आपका रसायन विज्ञान, जो 20 अंक का है। देखो पहला दिया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका आंसर ए होगा, 4 होती है। CH3Cl का IUPAC नाम क्या होता है, देखो Cl Br इस प्रकार लिखा हो तो इसका होता है क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ऐसे ही आपका होता है। तो इसमें हो जाएगा एक कार्बन परमाणु है तो इसमें हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला लिखा ग नंबर का सवाल, ग नंबर में आपका दिया क्या है, कह दिया है कि उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल तथा क्षार में। फिर अगला दिया घ नंबर में CH2 डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम बी आंसर अर्थात एथीन होगा। फिर अंक नंबर में दिया अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है, आपको पता है H धनायन देता है। 6 नंबर दिया अम्ल और क्षार की क्रिया भी पढ़े हो क्या, आगे यहाँ पर लिखा नहीं है। ग नंबर अम्ल तथा क्षार क्या होता है, उदासीनी अभिक्रिया। तो यही चीज़ है कि अम्ल और क्षार की क्रिया क्या होगी, उदासीनीकरण, ठीक है। यहाँ पर आपका च का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अब देखते हैं 2 का नंबर की pH मान क्या है। देखो pH मान की परिभाषा आपको लिखी है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। आपको ये सूत्र लिख देना बस, अर्थात लिखना pH बराबर -log10 H धनायन, इतना लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही होता है आपका क्या pH वैल्यू। देखिए फिर दिया कि 10 के पावर ml विलयन का pH मान, तो अभी आपने पढ़ा कि pH मान बराबर क्या होता है, -log H धनायन, क्या होता है -log H धनायन, ये चीज़ पढ़ा है अभी। तो यहीं पे क्या करना है, तो यहाँ पर करना है -log, यहाँ करोगे 10 के पावर -3, और जब पढ़ा होगा log m के पावर n तो n log m होता, तो ये आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाए प्लस, तो हो गया 3 log हो जाएगा आपका क्या 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो आपका pH मान कितना आ जाएगा, pH वैल्यू आ जाएगा आपकी खाली 3, ठीक है। ये बनेगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया कि N2 + H2 टेंस टू NH3 को संतुलित कीजिए। तो इधर नाइट्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन, तो देखते हैं इसको संतुलित करते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पर 2 हैं, इधर 2 हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन आपका कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना है आपका 2, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2, ठीक है।
इधर देखिए हाइड्रोजन इधर आपके कितने हैं, 3 हैं। इसको आपको संतुलित करना है, तो आप एक काम करिए, अगर इसको यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पर अगर 2 का गुणा करा देंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर NH3 तो लिखेंगे 2NH3, 2NH3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके 6, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ हाइड्रोजन 6 करने के लिए किसका गुणा करोगे, यहाँ पर 3 का। हाइड्रोजन करने के लिए आप किसका गुणा करेंगे, खाली 3 का। तो यहाँ आपको मल्टीपल कर देना आगे, 3 का गुणा किस में करेंगे आप, हाइड्रोजन में 3 का गुणा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा आपका N2 प्लस का 3H2 इक्वल टू NH3, यहाँ पर आपका 2 का गुणा। देखो नाइट्रोजन बराबर दोनों तरफ नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर। तो ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अगला आपका दिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझिए। अभी इसके पहले बताएं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देख उदासीनी का अभिकरण क्या है, दो उदाहरण भी लिखे। किसी अम्ल की किसी क्षारक से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल के निर्माण की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर आप देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक तो सोडियम क्लोराइड जल का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण से आपका कैल्शियम क्लोराइड जल का निर्माण। इतना थोड़ा सा आपको पढ़ लेना, बस खत्म, ठीक है। इतना ओनली, ठीक है, इतना आप करके चले आना। तो IUPAC नाम में ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर अगर OH लगा हो तो ऑल लगाते हैं, CH हो तो अल लगाते हैं, NH2 हो एमीन लगाते हैं, COS हो तो OI के जोड़ते हैं। देखो पहले का बनेगा क्या, ध्यान दो। तो इस पेपर देखो 2 कार्बन रखे हुए हैं, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट इस प्रकार 10 तक होते हैं, आपको याद ही है। तो इसको क्या करेंगे भाई, तो इसको क्या करेंगे, एथेनॉल लिखो बेटा, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल कर लेना, पाई चढ़ा लेना। इसको लिखोगे एथेनल, दूसरा नंबर आपका दिया है एथे, बनेगा आपका एथेनल। तीसरा बनेगा, तीसरा क्या दिया, C2H5, एथेनेमीन, एथेनेमीन अर्थात एथेन धन एमीन बनेगा एथेनेमीन। अगला बनेगा SCOH का लिखो, क्या लिखोगे, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे लिख लेना बेटा, जगह नहीं मैं लिखे दे रहा हूँ। अच्छा, मेथेनोइक अम्ल, क्या लिखना है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपका जीव विज्ञान आ चुका है, ठीक है। देखिए मानव मुख में कृंतक धातु कुल संख्या आपकी समझ लो 8 होती है, ठीक है। फिर लिखा निम्न में से मिश्रित ग्लैंड होती है आपकी अग्नाशय, और इनमें से प्रमुख उत्सर्जन देखो किडनी वृक्क गुर्दा आपका उपयुक्त तो सभी होगा, ठीक है। निम्न में से केंद्रक किसमें पाया जाता है, आपका RBC में होता है। रुधिर शुद्ध रूप से शुद्ध रुधिर आपका कहीं में होता है, शायद धमनी में होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इस शुद्ध रुधिर आपका क्या होता है, धमनी में होता है। हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है, ये लिखो, देखो स्टेथोस्कोप लिखा है, ये नहीं है बेटा, ठीक है। स्टेथोस्कोप होता है यहाँ पर, ठीक है। स्टेथोस्कोप मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है, जैसे उस सवाल में था। फिर लिखा निम्न में से पादप हार्मोन क्या है, ठीक है। पादप हार्मोन देख लेते हैं कौन सा है, देखो साइटोकाइनिन आपका क्या है, पादप हार्मोन है, जिसकी खोज मिलर ने की थी, ठीक है ना। मेन चीज़ आपको खोज से मतलब क्या है, साइटोकाइनिन आपका क्या है, पादप हार्मोन है। फिर आगे देखते हैं, आपको लिखा कि पोषण व शोषण की परिभाषा, ऑक्सी शोषण व अनाक्सी शोषण में अंतर बताइए, मिश्रित ग्लैंड को समझाइए। तो तीनों के आंसर हम आगे देख रहे हैं। और ये 3 चीज़ ध्यान देना, जो आहार नाल का चित्र है इसको देख लेना अपने किताब से, और मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि इसको अपनी किताब से देख लीजिएगा। मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का सचित वर्णन, इनको अपनी किताब से दो चीज़ देख लेना, और 3 तो मैं अभी करवाए दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें लिखा पोषण क्या होता है, जीवों द्वारा भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, जीवों द्वारा, है ना, जीवों द्वारा भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। बस इतना लिख देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कहा था,
देखो शोषण होता है कि शोषण होता क्या है देख लो। जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, बस होगा, यही आपका शोषण की परिभाषा बन जाएगी। फिर आपका लिखा एक में लिखा क्या है, शोषण के दो प्रकार होंगे, कौन कौन से होते हैं, आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण। तो आपका दिया है ना एक आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में अंतर, तो यही लिख देना कि आक्सीय शोषण क्या होता है। आक्सीय शोषण के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या होता है आक्सीय शोषण। तो आक्सीय शोषण यह आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है पहला। फिर ऑक्सीजन भोजन को पूर्णतः ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देता है। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड और जल में बदल देता है, ये चीज़ आपको लिख देना है। ठीक है, फिर आगे देखें अनाक्सीय शोषण में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसी का विपरीत। इस प्रकार शोषण भोज्य पदार्थों केवल आंशिक रूप में ऑक्सीकृत होता है। बिल्कुल सिंपल, इतना कर लेना बस हो गया। ठीक है, और ज़्यादा ना लिखना आप लोग। एक क्वेश्चन था कि मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय है, इसी के बारे में लिख देना। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, इसका बहिस्रावी भाग अग्नाशय रस से स्रावित होता है, को स्रावित जो पाचन में सहायक है। इसका अंतःस्रावी भाग लैंगिक है, इसकी दीपिका होती हैं, बाकी आप किताब से देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। और हम यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना। पेपर के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।